नमस्कार। देखिए, बात करेंगे आज हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर सारी बातें होंगी। सबसे पहले समझते हैं। देखिए, पेयर का मतलब होता है आपके सामने जोड़े, वहां पे टू पेयर हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4, ऐसे आपके सामने कितने भी रिजल्ट हो सकते हैं, ये हमें पता है। लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन को याद करिए, चैप्टर 2 जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, डिग्री। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर जो एक्स के ऊपर वाई के ऊपर ये होती है, वो मैक्सिमम पावर होती है, जो सबसे मैक्सिमम नंबर होगा, होल नंबर। आप समझ रहे हैं? तो अगर आपके सामने किसी भी इक्वेशन की, किसी भी पॉलिनोमियल बोलूं या फिर इक्वेशन बोलूं, दोनों को जीरो के इक्वल पुट करके एक ही बात है, तो किसी पॉलिनोमियल या इक्वेशन की अगर आपके सामने डिग्री 1 है, उसकी डिग्री क्या है? उसकी डिग्री 1 है। इसका मतलब वो आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन है। यहां इक्वेशन लिखा है, इसका मतलब अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 है, उस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मतलब वो एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। अब ये बात आती है यहां पे, उस क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में ये पढ़ा था कि वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जो टाइम टू टाइम या किसी के भी रेस्पेक्ट में चेंज होती रहती है। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज होती रहती है। तो यहां पर हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जो टू वेरिएबल में की फॉर्म में होगा। मतलब वहां पे दो अलग अलग वेरिएबल होंगे और उनकी डिग्री आपके सामने 1 होगी। ऐसी इक्वेशन के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। क्या आपको ये समझ आया? चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए कैसे, मान लीजिए एक राम नाम का स्टूडेंट है। अब ये जो राम है वो मार्केट जाते हैं या मार्केट जाता है, ये राम मार्केट जाता है और मार्केट में जाके मान लीजिए उसने क्या करा, ऑरेंज को परचेज करा, 5 किलोग्राम ऑरेंज परचेज करा, और एप्पल जो है वो 7 किलोग्राम परचेज करा। राम मार्केट गया और उसने मार्केट में जाके 5 किलोग्राम ऑरेंज और 7 किलोग्राम एप्पल को परचेज करा। अब ऑरेंज और एप्पल को परचेज करने के बाद जो भी उसने वहां पर पैसा जो है, जो भी मनी उसने यहां पर दुकानदार को दी, वो मान लीजिए यहां पर 100 रुपीज है, वो यहां पर 100 रुपीज है। इसका मतलब क्या है कि राम मार्केट गया, उसने ऑरेंज खरीदे। ऑरेंज कितना लिया? 5 किलोग्राम, 5 यूनिट ऑरेंज लिया। उसके साथ प्लस, क्योंकि अभी उसने और कुछ भी लिया है, प्लस एप्पल लिया 7 किलोग्राम। मतलब एप्पल की यूनिट क्या है? एप्पल की यूनिट है 7। क्या ये भी समझ आया? तो ऑरेंज 5 लिया और एप्पल 7 लिया, और दोनों को लेने के बाद जो भी उसने यहां पर मनी पे करी वो कितना है? वो 100 रुपीज है। वो कितना है? वो 100 रुपीज है। उसके बाद मान लीजिए वो नेक्स्ट डे फिर मार्केट गया, वो नेक्स्ट डे फिर से मार्केट गया। अब उसने क्या करा, यहां पे उसने ऑरेंज ही परचेज करा, लेकिन ऑरेंज जो है वो यहां पे 2 किलोग्राम परचेज करा। तो 2 यूनिट ऑफ ऑरेंज, 2 यूनिट ऑफ ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज 2 परचेज करा, 2 किलोग्राम। और फिर से एप्पल परचेज करा, लेकिन इस बार एप्पल जो है उसने 3 किलोग्राम परचेज करा। तो एप्पल की यूनिट कितनी है? एप्पल की यूनिट 3 है। और इस बार उसने सिर्फ 39 रुपीज दिए, दुकानदार को सिर्फ 39 रुपीज पे करा। तो आप देख रहे हैं कि राम मार्केट गया, फर्स्ट डे में उसने ऑरेंज 5, एप्पल 7 किलोग्राम मतलब यूनिट और 100 रुपीज दिया। फिर सेकेंड डे में ऑरेंज की यूनिट 2, एप्पल की यूनिट 3 और 39 रुपीज पे करा। इसका यह मतलब है कि आपके सामने वो मार्केट जाता है और अपना ये काम करता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब वो ऑरेंज और एप्पल को परचेज कर रहा है। अब हम जगह जगह ऑरेंज एप्पल ऐसा तो लिखेंगे नहीं, मैथ वाले हैं भाई, मैथ वाले तो अल्फाबेट में बात करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जनरल फॉर्म में बात करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस ऑरेंज और एप्पल का कोई एक नाम देंगे, क्योंकि देखिए ना आपके सामने ऑरेंज की क्वांटिटी चेंज हो रही है। आज ऑरेंज उसने 5 किलोग्राम लिया है और कल 2 किलोग्राम ले लिया। आज एप्पल उन्होंने 7 किलोग्राम लिया है, कल उसने 3 किलोग्राम ले लिया। तो ये चेंज हो रहा है। तो आपके सामने जो भी क्वांटिटी चेंज होती है उसको क्या कहते हैं? उसको वेरिएबल कहते हैं।
इसका मतलब अगर मैं यहां पर लेट कर लूं, यहां पर अगर मैं लेट कर लूं थोड़ी देर के लिए, ऑरेंज का नाम मैं एक्स दे दूं और एप्पल का नाम मैं वाई दे दूं, ऑरेंज का नाम एक्स और एप्पल का नाम वाई, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा +7y और ये प्लस का 100 इस तरफ आकर -100 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा मेरे पास 2x, ये हो जाएगा मेरे पास 3y और ये प्लस का 39 इस तरफ आके माइनस और ये इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये समझ आया? तो आपने क्या देखा, यहां पर आपके पास दो अलग अलग वेरिएबल हैं, वो कुछ भी हो सकता है, उसने जाकर कुछ और काम करा हो, मान लीजिए उसने वहां पर जाके कुछ प्ले करा हो, अब मान लीजिए पहले क्रिकेट खेला हो फिर फुटबॉल खेला हो, तो ये भी वेरिएबल है। तो ऐसे कोई भी आपके सामने दो अलग अलग वेरिएबल हैं, उन वेरिएबल में मैंने क्या करा, उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। कैसे? जो भी आपके सामने यहां था उसको उठाकर इधर लाया और यहां 0 बना दिया। किसी भी पॉलिनोमियल के साथ अगर 0 आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है। तो 5x + 7y - 100 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, और 2x + 3y - 39 इज इक्वल टू 0, ये अनदर एक इक्वेशन है। तो यही तो है पेयर ऑफ देख सकते हैं, पेयर है, लीनियर इक्वेशन। सबकी डिग्री देखो, डिग्री कितनी है सबकी, यहां पर 1 है, सबकी डिग्री क्या है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल मतलब एक x और एक y। तो इस चैप्टर में हम लोग यहां पर इस कंडीशन के बारे में ही, इस इक्वेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। अब इक्वेशन के बारे में क्या पढ़ते हैं, इक्वेशन के बारे में उसको सॉल्व करना सीखेंगे कि भाई अगर आपके सामने ये हो तो बताओ एप्पल कितने रुपए का मिल रहा होगा और ऑरेंज कितने रुपए का मिला होगा, ऐसी चीजें सीखेंगे। तो बस यहां पर हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में अपने इन वैल्यू को ही फाइंड करना है। हाँ, इन वैल्यू को फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हैं। पहले ग्राफिकल मेथड आ जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, फिर एलिमिनेशन मेथड होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा, बहुत सारे मेथड होंगे, समझ रहे हो, हिट एंड ट्रायल मेथड भी हो सकता है, तो बहुत सारे मेथड होंगे, ये आप समझ रहे हैं। तो हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है उसी के बारे में सीखना है। क्या यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम है? ओके, देखिए इसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगर हमारे सामने कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसकी जनरल फॉर्म को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, मान लीजिए उसका नाम xy हो गया, yz हो गया, xz हो गया, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो यहां पर आपके सामने नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल में आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई होगी तो उसकी जनरल फॉर्म को हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीके से उसकी जनरल फॉर्म होगी, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 या d1 इज इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है। जनरली आपकी बुक में d से रिप्रेजेंट करता है, तो चलिए हमने भी d को ही फॉलो किया और d1 लिख दिया। नेक्स्ट हो सकता है आपके सामने a2x, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, समझ रहे हो, कांस्टेंट के नंबर तो चेंज होंगे, जैसे कहीं पर लास्ट टाइम हमने जो एग्जांपल लिखा था वहां एप्पल उसने 5 लिया था, फिर एप्पल 7 लिया, तो वो कांस्टेंट का जो नंबर है वो चेंज हो सकता है, कंडीशन चेंज होगी, कांस्टेंट का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो a2x + b2y और ये + d2 इज इक्वल टू 0, ये आपके सामने यहां पर जनरल फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या आपको ये समझ आया? तो ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए अब तक यहां पर हम लोगों ने जितना भी कंसेप्ट पढ़ा है उसके कंसेप्ट पे आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि सो दैट आपको ये शो करना है कि जो x इज इक्वल टू 5 है एंड y इज इक्वल टू 10, मतलब x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 10 इज ए सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन है। ये किसका सॉल्यूशन है? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जो कि आपके सामने ये है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन में ये है कि क्या x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 10 सॉल्यूशन है इन दोनों के दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, मतलब इन दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो कोई भी वैल्यू
किसी इक्वेशन की सॉल्यूशन कब होती है? जब आप उस वैल्यू को उठा के इक्वेशन के अंदर पुट करो और रिजल्ट आपका सेटिस्फाई हो जाए। मतलब ऐसे x 5 है, y 10 है। यहां देखो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह 5 माइनस वाई की जगह 10 इज इक्वल टू 0। 2 5 जा 10, 10 में से 10 गया 0। कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको समझ आया? वही काम यहां कर लो। कैसे? 10 सेम टू सेम, x की जगह 5 प्लस 2 सेम टू सेम, y की जगह 10 इज इक्वल टू 70 आना चाहिए। चेक करते हैं। 10 5 जा 50 प्लस 2 10 जा 20 इज इक्वल टू 70। आपका रिजल्ट 70 आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ द 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। तो इसके बाद आप ये लिखोगे सो फाइनली x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या आपको ये समझ आया? मतलब आपने ये देखा कि अगर आपके सामने कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ है और कोई भी लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है, तो वो सॉल्यूशन उस लीनियर इक्वेशन का है या नहीं है, आप उसके लिए क्या करोगे? आप उसके लिए सॉल्यूशन को उठा के अपनी इक्वेशन में पुट कर दो। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई, मतलब आपका रिजल्ट सेटिस्फाई हुआ, तो वो पेयर सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं है। क्या आपको ये समझ आया? ओके। देखिए उसके बाद हमारे यहाँ पे नया टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहेंगे, सबसे पहले वर्ड आता है, उस वर्ड को समझेंगे। पहला वर्ड है हमारे सामने कंसिस्टेंट और नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने यहाँ पर इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी इक्वेशन दी हुई है। जनरली हम लोग यहाँ पर 2 वेरिएबल की ही बात कर रहे हैं। तो अगर आपके सामने कोई भी लीनियर इक्वेशन दी हुई है जो कि 2 वेरिएबल में है या किसी भी में भी हो सकते हैं, जनरली 2 वेरिएबल का ही टॉपिक चल रहा है तो उसी में बात चल रही है। तो आपके सामने कोई भी इक्वेशन दी हुई है, अगर उस इक्वेशन के पास हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, अगर उस इक्वेशन के पास कम से कम एक सॉल्यूशन है, कम से कम एक, ज्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए, तो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसी इक्वेशन को हम लोग यहां पर कंसिस्टेंट कहते हैं। देखिए कंसिस्टेंट के सामने लिखा है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन का पेयर इन 2 वेरिएबल। वो आपके सामने जो लीनियर इक्वेशन होगी वो 2 वेरिएबल में होगी। which has at least one solution is called a consistent pair of linear equation। उसको हम लोग कहते हैं कि वो consistent pair है, क्योंकि आपके सामने यहाँ पर टॉपिक ही वही चल रहा है, pair of linear equation in 2 variable। हम लोग यहाँ पर 2 वेरिएबल से बने लीनियर इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पेयर में होंगे, मतलब 2 अलग अलग इक्वेशन होंगे, सेम भी हो सकती है लेकिन अलग होंगे। तो a pair of linear equation in 2 variable which has at least one solution is called a consistent pair of linear equation। उसको हम लोग कहते हैं कि ये consistent pair में है, ये इक्वेशन consistent है। लेकिन आपके सामने एक पेयर, a pair of linear equation in 2 variable, 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन का पेयर which has no solution, जिसके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ऐसी इक्वेशन जिसके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, आपको कुछ मिला ही नहीं, तो इस कॉल्ड ए, तो उसको हम लोग कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब आपके सामने 2 इक्वेशन गिवन है, आप उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद आपको कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई 2 वेरिएबल है, एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। वो अगर कम से कम एक मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, एक्स की कितनी वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक तो मिल जाए तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, और अगर एक भी ना मिले तो उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। क्या आपको ये समझ आया? ओके। देखिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंसी। मतलब हमारे पास जितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसके पास सॉल्यूशन है या वो इनकंसिस्टेंट है या वो कंसिस्टेंट है,
कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होने की जितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उन सारी पॉसिबिलिटीज का हम लोग यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो बहुत ध्यान से देखना। जहां पर आपका सबसे फर्स्ट मेथड ये आता है कि आपके सामने मान लीजिए कोई भी दो लाइन है, एक लाइन है L और अनदर लाइन है M। ये आपको समझ आया? आपके सामने कोई भी दो लाइन है, एक लाइन है L और अनदर है M। अब ये यहाँ पर जब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग देखेंगे भी, और ये जनरल मेथड भी है, कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा, अभी भी हम लोग दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन के वक्त, कि कोई भी जो आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन होती है, उस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो किसी भी तरीके से स्ट्रेट हो सकता है। तो आपके सामने यहां पर दो लाइन है, एक L और एक M। अब मान लीजिए वो दोनों लाइन L और M किसी ना किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। अगर आपके सामने उनके पास सॉल्यूशन है तो किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, आपके पास एक लाइन ये है L और आपके पास एक लाइन ये है M। अब ये दोनों L और M इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब ये वो कॉमन पॉइंट है जो दोनों के पास आ रहा है, जो L के पास भी आ रहा है और जो M के पास भी आ रहा है। क्योंकि देखिए L के पास तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि L के पास इनफाइनाइट पॉइंट है। M के पास भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि M के पास इनफाइनाइट पॉइंट है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जो आपकी ये लाइन है L, इस लाइन L के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि आपके पास L पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट आ रहे हैं। ये जो आपकी लाइन है M, इस लाइन M के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि इस लाइन M पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट आ रहे हैं। लेकिन वो कॉमन पॉइंट जो दोनों के पास है, जो L के पास भी है और जो M के पास भी है, वो कॉमन पॉइंट आपका ये वाला है। तो ये आप यहां पे जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए आपके पास A1 B1, ये वो पॉइंट है जो यहां पर आ रहा है, तो ये A1 B1 सॉल्यूशन हो जाएगा इस L और M का। मतलब जब आप L और M को सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा A1 और B1। ये आपको समझ आया? तो यहां पर ध्यान से देखिए, जब आपने इस लाइन को सॉल्व करा तो इसका एक इंटरसेक्ट पॉइंट आया, इसका मतलब इसके पास एक सॉल्यूशन आया। जितने इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो यहां पर एक इंटरसेक्ट पॉइंट था तो एक सॉल्यूशन था। अब समझिएगा काफी ध्यान से, इसके पास एक सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूशन का मतलब, अब याद करो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाली डेफिनेशन को। कंसिस्टेंट का मतलब क्या था कि विच हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जिसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन हो। यहां पर इसके पास एक सॉल्यूशन तो मिल गया, इसका मतलब ऐसी लाइन को हम लोग यहां पर कंसिस्टेंट कहेंगे। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि इसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है। तो आपने क्या सीखा कि अगर कोई भी दो लाइन किसी भी एक पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब वो आपके सामने दोनों लाइन कंसिस्टेंट है। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है द लाइन L एंड M आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए ये आपके पास एक लाइन है, ये आपके पास एक लाइन है, अब दूसरी लाइन आई, वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी के ऊपर पड़ गई। एक लाइन यहां पर ऑलरेडी थी, अनदर लाइन आपके पास आती है और वो लाइन सेम टू सेम इसी के ऊपर पड़ जाती है। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे की कोइंसिडेंट है। ये लाइन कोइंसिडेंट है इसकी, ये कोइंसिडेंट है इसकी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल पड़ी हुई हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन आपके पास ड्रॉ करी गई है, अनदर लाइन आई, वो भी सेम टू सेम इसी के ऊपर ड्रॉ हो गई, इसका मतलब ये कोइंसिडेंट है। क्या आपको ये समझ आया? तो यहां पर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी दो लाइन, एक L और एक M कोइंसिडेंट हो, ये आप समझ रहे हो तो ध्यान से देखना। मान लीजिए आपके पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन एक्सिस है, ये आपके पास एक लाइन है। अब इस लाइन का नाम मैंने दिया L। अब आपको पता है ये एक लाइन है, तो इस लाइन L के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि इस लाइन के पास इनफाइनाइट मैनी पॉइंट है। किसी लाइन के पास जितने पॉइंट है उतने उस लाइन के सॉल्यूशन होते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये रहा।
अब क्योंकि हम कोइंसिडेंट पढ़ रहे हैं तो कोइंसिडेंट का मतलब वो लाइन अनदर लाइन सेम टू सेम उसी के ऊपर आ जाएगी। तो एक और अनदर लाइन आई सेम इसी डायरेक्शन में, एक और अनदर लाइन आई जो सेम टू सेम इसी के ऊपर आके पड़ गई, तो ये लाइन का नाम मैंने एम दिया। अब क्योंकि एल और एम की जो लाइन है, जो पाथ है वो बिल्कुल सेम है, जो पॉइंट है वो पॉइंट बिल्कुल सेम है, मतलब जो जो सॉल्यूशन एल के पास होंगे, जो जो पॉइंट एल के पास होंगे वही वही सॉल्यूशन, वही वही पॉइंट आपका एम के पास भी होगा। इसका मतलब यहां पर एल और एम के पास, दोनों के पास इनफाइनाइट मैनी पॉइंट या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इसका मतलब यहां पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है जो एल और एम दोनों के दोनों को सेटिस्फाई करें। तो आपने यहां पर क्या सीखा कि अगर कोई भी दो लाइन कोइंसिडेंट होती हैं तो इसका मतलब उन दोनों लाइन के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि उसके पास इनफाइनाइट मैनी पॉइंट है। क्या आपको ये समझ आया? तो यहां पर ये सारे के सारे पॉइंट ही इसके सॉल्यूशन है, इसके पास यहां पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? तो सोचो, कंसिस्टेंट का मतलब था विच हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड सॉन इनफाइनाइट तक चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो। तो यहां पर इसके पास तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अब एक तो मिल रहा है ना, इनफाइनाइट मिल गया, क्या प्रॉब्लम है, कम से कम एक तो मिला ना, तो इसलिए यहां पर ये हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ, इसलिए यहां पर ये हमारे पास हो जाएगा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब इससे फर्स्ट वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में आपने ये देखा कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके पास एक सॉल्यूशन होता है और एक सॉल्यूशन की वजह से वो कंसिस्टेंट है। कोई दो लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट करती हैं, उसका मतलब उसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, फिर भी वो कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट में आपके पास रिजल्ट आता है कि कम से कम एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, रिजल्ट आपके पास कंसिस्टेंट ही रहेगा, सॉल्यूशन आपके पास कंसिस्टेंट ही रहेगा। क्या आपको ये समझ आया? ओके, हमारा नेक्स्ट आता है द लाइन एल एंड एम डू नॉट इंटरसेक्ट, वो लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसका मतलब वो कहीं पर भी कट नहीं करेंगी। डेट इज, इसका क्या मतलब है कि दे आर पैरेलल, ये लाइन आपस में पैरेलल है। जैसे रेलवे की जो लाइनें होती हैं, जो उनकी पटरियां होती हैं, वो पटरियां एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं, इसका मतलब वो दोनों कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। जैसे यहां देखिए, ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन एक्सिस है। इस कार्टेशियन एक्सिस में मान लीजिए आपके पास ये एक लाइन है और इस लाइन का नाम मैंने दिया एल। एल के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसके पास इनफाइनाइट मैनी पॉइंट है, इसका मतलब इसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब एल और एक अनदर लाइन एम, ये दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। सेम उसी तरीके से एम के पास भी इनफाइनाइट मैनी पॉइंट है, इसका मतलब इसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। एल और एम के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, मतलब एल के पास अलग है, एम के पास अलग है। दोनों के पास कॉमन सॉल्यूशन तब आएगा जब वो दोनों कहीं ना कहीं दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट वाले केस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, सेकंड वाले केस में सेम टू सेम ऊपर थे, तो वो सारे के सारे पॉइंट, फर्स्ट वाले में वो कॉमन पॉइंट था, सेकंड वाले में सारे पॉइंट कॉमन थे, लेकिन थर्ड वाले केस में तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। और जब तक कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तब तक उसके पास, उन लाइन के पास जो भी आपके सॉल्यूशन होता है वो नहीं आता है। इसका मतलब इन दोनों ने इंटरसेक्ट नहीं करा, तो इंटरसेक्ट नहीं करने की वजह से एल और एम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और इनकंसिस्टेंट की यही डेफिनेशन थी कि ऐसी लाइनें जिसके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, विच हैज नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं यहां पर इनकंसिस्टेंट। क्या ये आपको समझ आया? तो कंसिस्टेंट वाले केस में दो रिजल्ट आया, सबसे पहले लाइन ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, सेकंड कि लाइन कोइंसिडेंट थी। और इनकंसिस्टेंट वाले में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया कि बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर,
दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब उन्होंने कहीं भी एक दूसरे को आपस में कट नहीं करा। जब दोनों लाइनों ने आपस में एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करा, इसका यह मतलब है कि वो दोनों लाइनें आपस में इनकंसिस्टेंट है, उसके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। समझ रहे हो? तो ऐसी चीज को, ऐसी दो लाइनों को जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपने ग्राफिकल वाले कंसेप्ट को क्लियर करते हुए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा आएगा कि सॉल्व बाय ग्राफिकली मेथड। बस नाम बता देगा, आपको इसे ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है, इसको और इसको। अब थोड़ी सी बेसिक बातें हैं, उसको समझिएगा। 9th क्लास में जब हम लोग यहाँ पर आई थिंक मेरे को चैप्टर नहीं याद है वो 9th का, वहां पर हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि जो आपके पास वाई एक्सिस होता है, ये आपके पास वाई एक्सिस होता है, ये आपके पास यहां पर एक्स एक्सिस होता है। तो जो वाई एक्सिस होता है, इस वाई एक्सिस पे आपका एक्स जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि सोचो वाई एक्सिस ये वाली लाइन है, तो इस लाइन पे वाई या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है। एक्स तो नहीं हो रहा ना, एक्स तो कब इंक्रीज डिक्रीज होता है? जब इधर चलो, लेफ्ट या राइट मूव करो। लेकिन वाई पे तो आप अप और डाउन मूव कर रहे हो, लेफ्ट राइट तो मूव नहीं कर रहे। इसका मतलब वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है? 0 होता है। यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें यह पता चला कि अगर हम अपनी एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर दें, तो जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारा वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेगा। और वैसे ही एक्स एक्सिस पे बात करेंगे, इस एक्स एक्सिस पे हम लोग या तो लेफ्ट मूव करेंगे या तो राइट मूव करेंगे। अब हम या तो लेफ्ट है या तो राइट है, लेकिन जो वाई होता है वो या तो अप होता है या तो डाउन होता है। तो लेफ्ट या राइट मूव करने पर अप और डाउन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब इस एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा? इस एक्स एक्सिस पे वाई आपका 0 होगा। यह आपको समझ आया? इसका मतलब अगर हमने वाई 0 पुट कर दिया तो हमें एक्स एक्सिस का पॉइंट मिल जाएगा। तो यहां से आपने क्या सीखा? यहां से आपने ये सीखा कि अगर आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो आपको y एक्सिस का पॉइंट मिलेगा, और अगर आप y की जगह 0 पुट करते हैं तो आपको x एक्सिस का पॉइंट मिलेगा। क्या आपको यह समझ आया? तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, अब इस क्वेश्चन में अगर आपने यहां पर पुट कर दिया x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी? देखिए x की जगह 0 पुट करने पर ये पूरा खत्म, ये 2x वाला खत्म। आपके पास बचा माइनस का 3y प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 3y इस तरफ जाके प्लस, तो 13 इज इक्वल टू 3y आ गया। तो यहां y की वैल्यू आ गई 13/3। ये आपको समझ आया? अब अगली बार क्या करिए, अपने y को 0 पुट करिए, पुट y इज इक्वल टू 0। तो अगर आपने इसको 0 पुट करा तो आपके पास x जो होगा वो आ जाएगा 2x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 13 इस तरफ जाके माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस 13/2, क्योंकि 2 यहां से आपने डिवाइड कर दिया। पहले प्लस 13 इस तरफ आके माइनस, फिर 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में। तो x का पॉइंट जब y 0 था, जब y 0 था तो x का पॉइंट आया माइनस 13/2, और जब x 0 था तो y का पॉइंट आया 13/3। वैसे ही इसको सॉल्व करिए। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये है आपके पास, जब आप यहां पे x की जगह 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो आपको जो y है वो मिल जाएगा। देखो ये 0 पुट किया, ये 3x वाला खत्म, तो माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 2y इस तरफ जाके प्लस, तो 2y इज इक्वल टू 12, मतलब y की वैल्यू 6 आ गई। और जब आप यहां पे y की जगह 0 पुट करेंगे, जब आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, तो आपके पास हो जाएगा 3x और ये प्लस का 12, और यहां पर इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 12 इस तरफ आके माइनस, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 12, और 3 4 जा 12, मतलब x की वैल्यू आ गई माइनस का 4। क्या आपको ये समझ आया? तो आपने ये देखा कि अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन में x 0 था तो y 13/3, y 0 था तो x माइनस 13/2।
सेकंड वाले में x 0 था तो y 6, अब y 0 था तो x माइनस का 4। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्योंकि इस क्वेश्चन को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है तो आपके पास ग्राफ पेपर जरूर होगा। तो मान लीजिए ये आपके सामने ग्राफ पेपर, यहाँ पर लाइन है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, लेकिन फिर भी समझिए। अब यहाँ पे है x इज इक्वल टू 0, तो सोचो x 0 कहां पे होता है, x तो 0 y एक्सिस पे होता है, इसका मतलब y एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है 13/3। तो 13/3 मतलब अप्रोक्सीमेट 4 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है। तो जो 13/3 है वो आपका 4 और यहाँ 5 के बीच में आएगा, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 13/3। ये समझ आया। और जब y 0 था, y 0 कहां होता है x एक्सिस पर, तो x का पॉइंट क्या आ गया -13/2, और -13/2 तो ओरिजिन से लेफ्ट में आता है, क्योंकि आप ओरिजिन से लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव, ओरिजिन से राइट मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव, ओरिजिन से अप मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव, ओरिजिन से डाउन मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव। तो -13/2 अप्रोक्सीमेट 13/2 जो होगा वो 2 6 जा 12 होगा, तो 6 पॉइंट समथिंग, मतलब वो यहाँ 6 और 7 के बीच में आएगा। तो यहां पर हो गया माइनस का 13/2। ये समझ आया। अब एक पॉइंट यहां मिला और एक पॉइंट यहां मिला, तो आप क्या करिए, इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। भाई y की वैल्यू 13/3 यहां मिली, x की वैल्यू -13/2 यहां मिली, दोनों को डार्क सर्कल लगाया दोनों के पॉइंट पे और उसको एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दिया। ये आपको समझ आया। और इस लाइन का नाम लिख दो, क्या नाम है इस लाइन का, ये है 2x - 3y + 13 और इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम यहां पे। अब अपने सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ। सेकंड इक्वेशन पे x इज इक्वल टू 0 पे y 6 है। अब x 0 होता है जब आपका पॉइंट y एक्सिस पर हो, तो y एक्सिस पे y कितना है 6, और 6 तो यहां 5 से भी ऊपर यहां कहीं मिलेगा आपको, 5 से भी ऊपर कहीं यहां मिलेगा आपका 6, इसको डार्क कर दिया। और जब y 0 था, y 0 x एक्सिस पर होता है, तो x मिला आपको -4, -4 तो आपका कहीं यहाँ पे -5 होगा, यहाँ -4 होगा, यहाँ कहीं पे आपका -4 होता है। अब ये दोनों पॉइंट एक ही इक्वेशन के हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। आपने कर दिया, तो अब आपने इनको ज्वाइन कर दिया। अब क्योंकि ये डायग्राम मैंने रफली बनाया है, आप लोग बिल्कुल इसे चार्ट पेपर पे बना रहे हैं, तो चार्ट पेपर पे ये जहां भी कट करे होंगे उस पॉइंट को काउंट करें, क्योंकि चार्ट पेपर का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। तो इन्होंने एक दूसरे को यहां पे कट करा इस वाले पॉइंट पे, तो ये वाला वो पॉइंट होगा जो दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब वो आप लोग कैसे गिनोगे, उसे गिनने के लिए सबसे पहले आप ओरिजिन से हर एक लाइन गिनते आओ, 1 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हुए आओ। जितनी भी छोटी छोटी लाइनें होती हैं पतली पतली, उन सारी लाइन को पहले आप एक्स एक्सिस पर काउंट करिए, काउंट करते हुए यहां तक आइए, क्योंकि लाइन बिल्कुल यहां पर है इसकी स्ट्रेट में नीचे की तरफ, और फिर ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे काउंट करते जाइए। तो आपको पता चल जाएगा कि उसने एक्स और उसने वाई को कहां पे कट करा। क्या आपको ये समझा? मैं एक बार और समझा दूं। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा लगा दूं गूगल से कॉपी करके, लेकिन फिर भी ऐसे यहाँ पे समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये है और मेरा पॉइंट ये है, तो आपको ऐसे काउंट करना है। जैसे यहाँ ओरिजिन 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो x की वैल्यू 4। अब ऊपर जाओ y के पास, 1 2 3, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया x की जगह 4 और y की जगह 3। आपको जहां भी पॉइंट उसने कट करा उस पॉइंट का आपको क्या करना है, आपको उस पॉइंट के x एक्सिस को काउंट करना है कि उसने x एक्सिस पर कहां कट करा। फिर उसके बाद जब x एक्सिस वाला पॉइंट मिल जाएगा तो ऊपर की तरफ चलते जाओ कि उसने y एक्सिस को कहां कट करा। क्या आपको ये समझ आया? ओके, एक और करते हैं और बेटर समझ आएगा।